दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि 19-20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों 19-20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस फेस्टिवल का फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19 दोस्तों। और इस महोत्सव का आयोजन यानी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन पहली बार गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है सानिध्य से बचना, वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक माडुलन, पुनरावर्ती विराम या स्थिर भंगिमा। तो सही उत्तर है दोस्तों कक्षा में जो विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक माडुलन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इसके द्वारा कोई अध्यापक संप्रेषण के समय आवाज को अपने स्वर, तनाव, पिच और भाषण की दर को बदलकर नियंत्रित करता है और विषय से संबंधित भाव को स्पष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि संप्रेषण में उचित आरोह अवरोह प्रभावी शिक्षण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। देखिए ऑप्शन है परिवार से होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी या राज्यों से होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षक से होंगी। देखिए शैक्षणिक संस्थानों में आने वाली छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी ही अधिक अपेक्षाएं एक शिक्षक से होंगी कि वह इसका निदान करने के साथ उपचारात्मक शिक्षा की ओर बढ़े। और अगर एक बालक के अधिगम या लर्निंग में बाधा आती है तो इसका मतलब है कि शैक्षणिक विधियों में कुछ कमी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है। तो ऑप्शन है आपके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल। तो सही उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों देखिए अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक के शहर बंगलुरु, याद रखिएगा अंतर विश्वविद्यालय जो है योग विज्ञान केंद्र इसकी स्थापना बंगलुरु कर्नाटक में की गई है और इसका उद्देश्य योग शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर और आईटी से है, यूआरएल क्या होता है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रयोग दोस्तों वेब ब्राउज़र के द्वारा वेब में पब्लिश्ड रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो स्पैमिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना है, इसको स्पैमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है देखिए आपके ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल या कोहोर्ट। तो आपको बताना है कि ऐसा अध्ययन जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती उसे क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों डबल ब्लाइंड कहा जाता है। और डबल ब्लाइंड मतलब ये कि जब प्रयोग के बारे में दोनों पक्षों को अंधेरे में रखा गया हो और प्रयोग को संचालित करने वाले प्रयोगकर्ता और प्रतिभागी दोनों को ये नहीं पता है कि विषय प्रयोगात्मक समूह में है या नियंत्रण समूह में है, तो इस क्रिया को डबल ब्लाइंड कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं, कौन? तो सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा संबंधी समस्त गणनाएं और प्रोसेसिंग होती हैं और उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, आप जानते हैं। और कंप्यूटर के सभी अवयवों को सीपीयू ही नियंत्रित करता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि सीपीयू के दो मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू के दो मुख्य स्रोत कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई होती है। तो सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन? तो सही उत्तर है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और ये 47% पाया जाता है। और इसके बाद सिलिका दोस्तों, ये सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम जो है 8% और लोहा आपका 5% पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह युग्मों में से बिना उपग्रह के हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन से ग्रह युग्म बिना उपग्रह यानी जिनके कोई सैटेलाइट्स नहीं हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। दोस्तों बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्स्चुअरी नहीं बनाती है? आपको बताना है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो सही उत्तर है दोस्तों महानदी। देखिए महानदी जो है ये एक्स्चुअरी नहीं बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और 858 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के बाद पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, झूमिंग कौन करते हैं? तो सही उत्तर है खासी। दोस्तों खासी जनजातियों द्वारा व्यापक तौर पर झूम कृषि या झूमिंग की जाती है और ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। यह जनजाति मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन? देखिए परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक। देखिए वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, और ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए या इंटरमीडियरीज का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है। दोस्तों जैव विविधता के मापने के निम्न गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसको क्या कहा जाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अल्फा सूचकांक। दोस्तों जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय में प्रजाति विविधता को दर्शाता है, और ये अवधारणा आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो स्थानीय स्तर पर प्रजाति विविधता अल्फा सूचकांक है। इसके अलावा बीटा सूचकांक स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य यानी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम या तमिलनाडु? तो सही उत्तर है चिनार वन्य जीव विहार केरल में स्थित है, और राजमला उदम प्लेट इस अभ्यारण्य के बीच से होकर जाता है, जहां से पर्यटक विभिन्न जीव जंतुओं का दर्शन कर आनंद उठाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन है आपके 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 दिन?
तो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक और विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक कुल 4 माह तक रोक सकती है। और धन विधेयक के संबंध में विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर उन्हें वापस लौटाना होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है देखिए 131, 132, 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना या 134 ए को मिलाकर 133 को पढ़ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 में है किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। और अनुच्छेद 134 ए क्या है? उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। और इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार का सृजन होता है। और ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो सही उत्तर है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ये 13 सितंबर 2005 को इसकी मंजूरी मिली और दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरी तरह लागू हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। तो सही उत्तर है सॉलिसिटर जनरल दोस्तों कानूनी सलाहकार होता है। देखिए अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं और इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध के रूप में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट। तो सही उत्तर है समाचार चंद्रिका। दोस्तों राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में, डेट याद रखिएगा 1822, 1822 में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इससे पहले वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला प्रश्न है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो आप जानते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित किया गया था और इसमें ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का। इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो ये सही उत्तर है 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर है 1905 में हुए बंगाल विभाजन के प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? देखिए कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान। तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में एशियाई बैंक यानी एडीबी ने भारत के किस राज्य में लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को अपनी स्वीकृति दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये देखिए असम में। असम में स्थित है लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र जिसके निर्माण के लिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, मद्रास और उड़ीसा। तो सही उत्तर है बंगाल में।
दोस्तों देखिए, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन किया और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है? तो अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था और तकनीकी शब्दावली में अगर जो देखा जाए, किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक लोग काम पर लगे हुए हों तो इस बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको आच्छादित करती है? तो ऑप्शन है केवल संगठित क्षेत्र के, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को या सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो सही उत्तर है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है और 31 मार्च 2015 को इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। इससे पूर्व ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसका आयोजन 2021 में हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 7 से 8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो सही उत्तर है वैश्विक शांति को साकार करने या बहाली करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की संकल्पना। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक शांति की बहाली के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की संकल्पना। ये वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 का मुख्य विषय था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे उनका विषय राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, हिंदी हो या कोई भी विषय हो, सबके लिए ये अनिवार्य खंड है दोस्तों। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।